कहते हैं कि इंसान चाहे जितनी ऊंचाइयां हासिल कर ले, उसकी जड़ें हमेशा उसे अपनी मिट्टी की ओर खींचती रहती हैं। कुछ लोग अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश और समाज की सेवा में बिताते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आरामदायक जीवन चुनने के बजाय अपनी जन्मभूमि को संवारने का संकल्प लेते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसे ही एक व्यक्तित्व से, जिन्होंने अपराध अनुसंधान केंद्र में पूर्व संयुक्त निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। लेकिन जब सेवा का वह अध्याय पूरा हुआ तो उन्होंने महानगरों की सुविधाओं के बजाय अपने गांव, अपनी माटी और अपनी पहचान को चुना। बलभद्र ऑर्गेनिक संस्थान के प्रबंधक अखिलेश मिश्रा जी ने यह साबित किया है कि असली विकास तब संभव है जब हम अपनी जड़ों से जुड़कर अपने क्षेत्र और किसानों के लिए कुछ नया करने का प्रयास करें। निष्पक्ष धारा की टीम ने उनसे खास बातचीत की और जाना कि आखिर इतने बड़े पद पर कार्य करने के बाद उनके मन में अपने गांव लौटने का विचार कैसे आया। साथ ही उन्होंने चंदौली की विशेषताओं, यहाँ की संभावनाओं और उन चुनौतियों पर भी खुलकर अपने विचार रखे, जिन पर आज गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की प्रेरणादायक यात्रा जिसने सफलता की बुलंदियों को छूने के बाद भी अपनी मिट्टी से नाता नहीं तोड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और मैं इस समय मौजूद हूं चंदौली जनपद के चाहनिया ब्लॉक स्थित बलभद्र ऑर्गेनिक फर्म के कैंपस में। कैमरे में आप जिनको देख रहे हैं उनकी पहचान एज ए अपराध अनुसंधान केंद्र के संयुक्त निदेशक के पद पर रही है और प्रशासन में भी काफी लंबे समय तक अपनी योगदान सर के द्वारा दिया गया है। आज यहां आने का पर्पज ये था कि इस क्षेत्र में इस समय ऑर्गेनिक खेती को लेकर के काफी प्रचलन देखने को मिल रहा है और जिस कैंपस में मैं मौजूद हूं वो कैंपस ऑर्गेनिक फर्म के मामले में इस समय काफी जो है चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अच्छे अच्छे लोग इस ऑर्गेनिक फर्म को देखने के लिए आते हैं, यहाँ से कुछ सीख मिल सके और वो भी अपनी खेती में सुगमता ला सके। इन्हीं सब चर्चाओं पे आज हम सर के पास चलेंगे और जानेंगे कि इस क्षेत्र से बाहर जाने के बाद, काफी लंबा जगहों पे अपनी सेवा देने के बाद आखिर ऐसा कब लगा सर को कि नहीं पुनः अपने जनपद, अपने गांव वापस लौटना चाहिए और अपने लोगों के बीच में कुछ नया करना चाहिए। चलिए चलते हैं सीधे सर के साथ ही जानते हैं कि क्या कुछ रहा उनके जीवन में और इस फर्म को डालने का उद्देश्य क्या रहा उनका। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है और शुरुआत करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपके बारे में कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई। सबसे पहले मैं धनंजय जी आपको आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपनी रुचि दिखाई जैविक खेती के संबंध में, मेरे किए गए प्रयासों के संबंध में, और आप ही के माध्यम से हम आपके समस्त श्रोताओं का भी आभार ज्ञापित करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे भी अगर कृषक हों तो जैविक खेती से जुड़े। मेरी शुरुआत मुख्य रूप से, चूंकि मेरा ये नेटिव विलेज है, तो बचपन में मैंने प्राथमिक शिक्षा यहीं से प्राप्त की। तो उस दौर में बच्चे के रूप में जब मैं खेतों के बीचों से गुजरता था तो हरियाली, वो दृश्य वो मुझे बहुत रुचिकर लगते थे और सहज स्पंदन एक महसूस होता था। और कहीं न कहीं मेरे मस्तिष्क में इस गांव में इस प्राकृतिक आबो हवा का एक जुड़ाव, प्राकृतिक जुड़ाव बचपन से ही था, जो बीज रूप में पड़ा हुआ। लेकिन सेवा के क्रम में, पढ़ाई लिखाई के क्रम में मुझे अपने गांव को छोड़ना पड़ा, शहरों में गए और फिर भारत की सेवा का अवसर भी मिला, विभिन्न पदों पर काम करते थे। लेकिन उन कार्य के वर्षों में मेरी व्यस्तता इतनी थी कि मैं अपने गांव, खेत या इसके बारे में नहीं सोच सका। 2016 में सेवानिवृत्त होने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे अपने गांव के लिए कुछ करना चाहिए। हालांकि मेरे लिए सुख सुविधाओं की कमी नहीं थी, ईश्वर की दया से सभी कुछ था, लेकिन फिर भी जो गांव से जुड़ने का एक भाव था, जो बीज रूप में था, अब उसे एक अवसर मिला था और उस
ड्राइविंग फोर्स के कारण हम यहाँ पे आए। यद्यपि गाँव यहाँ एक सेकेंड के लिए ब्रेक करेंगे आपको। गांव में एक प्रचलन होता है कि गांव में के लोगों की एक मानसिकता बनी होती है कि पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाओ, और आप पढ़ लिख करके इतने अच्छे अच्छे पदों पर सेवा देने के बाद आखिर आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ कि नहीं, जिस गांव को लोग एक तरीके से बड़ी पढ़ी लिखी आबादी, एक तरीके से गांव को अनएजुकेटेड आबादी मानती है, पढ़ लिख करके आगे बढ़ गए आप, फिर भी उसी अनएजुकेटेड आबादी में आकर के आखिर आपको क्या हासिल हुआ? बिल्कुल सही बात, आपने सही प्रश्न किया है। वस्तुतः पढ़ाई लिखाई का ये मतलब नहीं होता है कि आप जिस जगह से चले हैं उस क्षेत्र को भूलें, उन परिस्थितियों को भूलें, उन तकलीफों को भूलें। हाँ, पढ़ाई लिखाई का ये जरूर मतलब होना चाहिए कि जब आप सक्षम हो और देश दुनिया की जब जानकारी हो आपको, तो आपको उस जानकारी से अवगत कराने के लिए अपनी मातृभूमि की तरफ जरूर जाना चाहिए, उससे जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि जैविक रूप से आप उसी मिट्टी के निकले हैं और उस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो ये मिट्टी से एक जुड़ने का जो भाव था, वो भाव मुझे खींच करके लाया कि अगर हमने योग्यताएं हासिल की, जानकारियां हासिल की, तो उससे हमारा क्षेत्र, हमारा गांव, हमारा घर परिवार क्यों वंचित है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स था जिसने हमको अपने गांव की तरफ लौटने को मजबूर किया। चंदौली को पिछड़े जनपदों में भी मानते हैं। चंदौली की धरा से निकल करके आप बाहर गए और बाहर की आबो हवा, आपने तमाम प्रकार की सर्व सेवाएं दी, संयुक्त निदेशक के पद पर आप रहे। वापस जब आप बाहर थे तो चंदौली के बारे में जब आप सुनते थे तो आपको कभी महसूस हुआ कि नहीं, अब चंदौली भी इन क्षेत्र विकास के रास्ते पर बढ़ चुका है और पुनः अपने जनपद में जाकर के एक बार हमें शुरुआत करनी चाहिए? हाँ, समाचारों के माध्यम से मैं जुड़ा रहता था और चंदौली में हो रही गतिविधियों के संबंध में मुझे जो सूचनाएं मिलती थी मैं उसे देखता था। कभी कभी जब मैं गांव आता था तो चूंकि मैं देश दुनिया देख चुका था, तो मुझे यहाँ का पिछड़ापन दुखद लगता था। सड़कों का अभाव, टूटी फूटी सड़कें, ऊंघता पिनकता सा विकास, तो मुझे तकलीफ होती थी कि जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर जो स्थान है, जिसके समीप से गंगा नदी बहती थी, और वह इलाका इतना उपेक्षित और पिछड़ा हो, जबकि किसी समय कालखंड में सिंचाई की बड़ी अच्छी व्यापक व्यवस्था की गई थी, लेकिन उसका जो प्रभाव था वो न्यूनतम मुझे दिखा। तो एक पीड़ा मेरे अंदर में जरूर रही कि अगर कभी अवसर मिला तो मैं जरूर इस क्षेत्र का के लिए लोगों को अवगत कराऊंगा, एनलाइटन करूंगा, जागरूक करूंगा कि इस सच्ची श्यामला धरती को जो इतनी उपजाऊ हो, इतनी जैविक विविधता और प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण हो, उसको उचित सम्मान और उचित विकास मिले। प्रशासनिक अमले में आपने अच्छी सेवाएं दी हैं और चंदौली में नए नए आला कमानों का आगमन हो चुका है। ऐसे अधिकारियों को, चंदौली को आगे बढ़ाने के लिए आपके तरफ से क्या कुछ संदेश होगा, ताकि जो नए अधिकारी आए हैं वो एक अधिकारी पद पे आप रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों को आपने ट्रीट भी किया हुआ है, तो उनके लिए क्या खास संदेश होगा जो चंदौली की व्यवस्थाओं में और भी सुगमता लाने में सफल हो सके? वो जो है इधर बीच मैंने ये महसूस किया है कि जो प्रशासनिक अमला आ रहा है, खासतौर से नौजवान है, वो सपनों से भरा हुआ है, वो बहुत कुछ करना चाहता है। पहली बार जो हम प्रशासनिक अधिकारियों में ये महसूस करते हैं कि एक राष्ट्र की भावना उपजी है। अब वे एक अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो जिन जनपदों के प्रभारी हैं, जिन जनपदों में रह रहे हैं, उनके विकास की भी एक इबारत लिखना चाहते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो वर्तमान डीएम भी हैं और उसके पहले भी जो जिलाधिकारी रहे, यद्यपि मेरा उनसे कोई परिचय नहीं रहा है, लेकिन मैं उनके क्रियाकलापों से अवगत करा था। आप लोग के पत्रों के माध्यम से मुझे जानकारी मिलती रहती थी, तो उन लोगों ने बड़ी रुचि दिखाई और मुझे बड़ी आशा है कि ये नौजवान बच्चे और अधिकारी निश्चित ही इस जनपद के स्वरूप को बदलने में और इस जनपद के टैलेंट्स को
परसुएट करने में, अच्छे ढंग से समायोजित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सर, ये ऑर्गेनिक फार्म जो बलभद्र ऑर्गेनिक फार्म है, इसका ख्याल आपके दिमाग में कब आया? एक बड़ा छोटा सा इंस्टेंस है। मैं जयपुर में एक किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहा था और दिल्ली से मुझे जयपुर जाना था, करीब 40-45 मिनट की फ्लाइट और सुबह 4 बजे की फ्लाइट थी। तो मैं 2-2:30 बजे करीब एयरपोर्ट पहुंच गया और वेटिंग लाउंज में इंतजार करने लगा कि जब कुछ घोषणा होगी तो मैं जहाज की तरफ जाऊंगा। इसी बीच में एक सज्जन मेरे बगल में भी बैठे हुए थे। तो परिचय तो कोई नहीं हुआ, लेकिन मैंने उनसे कहा कि देखिए, अगर मुझे झपकी आ जाए तो जब आप अनाउंसमेंट होगा तो मुझे बताइएगा, तो मैं बोर्ड कर दूंगा जहाज में। जब जहाज का अनाउंसमेंट हुआ तो वे चले गए अंदर और मैं वहीं पे बैठा रह गया। जब जहाज में फाइनल कॉल हुई कि भाई एक पैसेंजर फला नहीं आए हैं, तो उन्हें याद आया कि अभी वो जो बगल में जो हमारे बैठे हुए थे उन्होंने हमसे कहा था, तो उन्होंने बताया कि एक सज्जन वहां पर है। तो फिर हम लोग आए और उस 40 मिनट की फ्लाइट के दौरान परिचय हुआ। तो वो डॉक्टर कृष्ण चंद्रा थे जो भारत जैविक रिसर्च संस्थान के निदेशक थे। अच्छा। तो उस 40 मिनट की हवाई यात्रा में उन्होंने हमको हमारी रुचि कृषि में देख करके मुझे आमंत्रित किया कि आप जब दिल्ली लौटें तो मैं आपको 3 दिन की एक ट्रेनिंग दे दूंगा और एक प्रैक्टिकल जगह भी आपको दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली क्षण था, ईश्वर की कृपा थी। और फिर जब मैं दिल्ली लौटा तो उनके संस्थान में गया, 3 दिन तक उन्होंने मुझे जैविक कृषि क्या है, उसके क्या अनुषांगिक अंग, उसका उद्देश्य क्या है, उसे कैसे किया जाता है, इन तमाम बातों की एक जो एकेडमिक जानकारी होती है वो मिली। कुछ प्रैक्टिकल भी उनके जो परिसर में होता था वो भी देखा। और फिर उन्हीं के अनुरोध पर मैं बुलंदशहर के एक त्यागी जी हैं जिनको बाद में प्रधानमंत्री जी ने पद्मश्री दिए, तो उनके यहाँ जाकर के प्रैक्टिकली मैंने देखा कि जैविक खेती क्या है, कैसे होती है, और उसे बहुत समझा और उसने एक पृष्ठभूमि तैयार की। यद्यपि मुझे कृषि के बारे में कोई बहुत जानकारी नहीं थी, लेकिन उतनी जानकारी और फिर मैंने अपना पढ़ाई लिखाई और शोध करके और तमाम चीजें हासिल करके और फिर पूरे भारतवर्ष का मैंने भ्रमण किया, जिसमें सिक्किम, मेघालय, जिन जिन प्रांतों में जैविक खेती होती है वहां पे गया, वहां को देखा, समझा और फिर एक संतुलित ज्ञान लेकर मैं इस अपनी पर प्रकट हुआ। तो अभी जो यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं और जो जानकारी आप लेकर के आए अभी, क्या यहाँ से यहाँ की जो खेती होती है इससे जो उपज होती है वो बाहर भी जाती है या सिर्फ लोकल या स्टेट लेवल पे ही है ये? हाँ, सबसे पहले तो जैविक खेती को लेकर के मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैविक खेती मूलतः प्राकृतिक खेती ही है, लेकिन जैविक खेती इसे तब कहा जाता है जब इसका वैज्ञानिक पक्ष भी उसमें पिरोया हुआ। तो जैविक खेती प्राकृतिक खेती है जिसमें मृदा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और पौष्टिक और रसायन मुक्त अनाज, ये 3 इसके इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। हम 3 डायमेंशन को इसमें कवर करते हैं, जिसमें पहली चीज है कि हम जो मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता को अक्षुण्ण रख सकते, उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंटैक्ट रख सकते। दूसरा है कि हम इसकी जो बायोडाइवर्सिटी, जो जैविक विविधता है, उसके साथ भी तालमेल बैठाएं, उसके साथ भी समन्वय हमारा हो। और तीसरी चीज है कि इन दोनों के साथ प्रतिफल के रूप में जो अनाज पैदा होता है वह गुणवत्तापूर्वक हो, रसायन मुक्त और पौष्टिक। तो विगत 3-4 साल मुझे लगे अपनी जमीन को ठीक कराने में, उसका मृदा परीक्षण कराना, उसकी कमियों को दूर करना, फिर उसमें समुचित व्यवस्था का करना, उसकी एक प्रॉपर फेंसिंग का करना, ये सब काम जो बहुत महत्वपूर्ण काम था उसमें मेरे 2-3 वर्ष लगे। आज जैसा कि आपने पूछा है कि क्या हम इस स्थिति में हैं कि हम
अपने कैंपस में उपजाए अनाज को समुचित रूप से उसका विपणन कर पा रहे हैं। तो यहाँ ये उल्लेखनीय बात करनी है और ये बड़ी सुखद अनुभूति होगी मुझे बताने में कि मैं अपने इस परिसर में आदम चीनी GI रजिस्ट्रेशन है उसका उत्पादन मैंने किया। काला नमक चावल जो मूल रूप से सिद्धार्थ नगर का है उसका प्रमाणित और नेचुरल सीड दे करके हम उसको काला नमक चावल को भी उपजा रहे हैं। मध्य प्रदेश का जो सरबती गेहूं जो मध्य प्रदेश में होता था उसको मैं उपजा रहा हूँ। जो हमारे मिलेट्स है जो हमारे फसल चक्र के लिए बहुत जरूरी, भूमि के लिए बहुत जरूरी, उन फसल चक्रों का पालन करते हुए, ऋतुओं का पालन करते हुए उस तरह से लगभग 15 प्रकार के आम हैं हमारे यहाँ, जिसमें लंगड़ा आम भी है, दशहरी आम भी है और अल्फांसो भी है। और जो हमारे क्षेत्रीय जो पुराने आम हैं जिसको हम लोग देसी आम कहते थे, उनकी भी वैरायटीज को जो हमको मिलती जा रही है उनको रख रहे हैं, लगा रहे हैं। पपीता है, फल है, अनार है, टिम्बर है, गाय के लिए जो जानवर के लिए जो हमें हरा चारा चाहिए, इन सब का प्रबंध एक कंपोजिट रूप से हम कर रहे हैं और मैं इसमें काफी सफल। तो यहाँ से क्रय विक्रय भी होता है उन फलों का या काम जो खेती हो रही है धान वगैरह की? सुखद है कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके प्रयास से जैविक खेती के किसानों का जो एक छोटा सा मंडल बना, उसमें एक छोटा सा योगदान मेरा भी रहा और मैंने 25 लोगों को जोड़ा उसमें खेती के। और उनसे मैंने ये अनुरोध किया है कि कम से कम अपने खाने के लिए तो आप जा ही सकते हैं और कुछ लोग कर भी रहे हैं। बड़े बड़े मंचों से जनप्रतिनिधियों से और खासतौर पे अपने प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ के शब्दों में भी ये सुना जाता है कि हमारे चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है। तो ये माना जाए कि जिस क्षेत्र में आप खेती धान की कर रहे हैं, विगत वर्षों में पहले इस क्षेत्र को बर्रा के नाम से लोग जानते थे, जहां की खेती दलहन के लिए मशहूर मानी जाती थी। उस क्षेत्र में अब अगर इस प्रकार की खेती कर पाने में अगर आप सफल हो पा रहे हैं तो उसका श्रेय आप किस प्रकार से किसको देना चाहेंगे और क्या यहाँ के किसान जो हैं जिस प्रकार की खेती आप कर पा रहे हैं उस खेती को क्या वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ, असल में जो हमारा जो परंपरागत खेती का जो स्वरूप था, तो उस स्वरूप में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि धान का कटोरा था। वर्षा काफी होती थी और जमीन की जो संरचना इस तरह से थी कि पर्याप्त तो पानी मिल जाता था और उससे भी बड़ी बात थी कि जो सिंचाई के संसाधन नहरें बनाई गई उसने भी इस सिंचाई को काफी, इस तरह की खेती को काफी मदद की और वो सिंचाई होती। लेकिन जो धान हम उपजाते थे वे धान हो सकता है कि उनका क्वांटम बहुत रहता हो लेकिन क्वालिटी का धान नहीं था। और अब किसान गुणवत्तापूर्ण अनाज की तरफ मुड़ना चाह रहा है और अब उसकी मांग भी पैदा हो गई। तो उस दिशा में भी चंदौली ने काफी काम किया और प्रदेश सरकार के स्तर पे, जिला स्तर पे एक काला चावल का प्रयोग किया गया है। यद्यपि कि उसकी मार्केटिंग की कोई व्यवस्था सरकार के स्तर पे नहीं हो पाई, लिहाजा किसान का अनुभव उसको लेके बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन मैं सरकार से ये जरूर कहना चाहूंगा कि किसी भी चीज को कामयाब बनाने के लिए एक इकोसिस्टम की जरूरत है। सिर्फ किसान को बीज दे देना, किसान से उपजवा लेना इतना काफी नहीं है। किसान को कीमत तब मिलेगी जब उसका अनाज क्वालिटेटिवली बेटर होगा और उसका वैल्यू एडिशन। और जब तक वैल्यू एडिशन नहीं होगा, ये सिस्टम नहीं बनेगा, तब तक किसान को समुचित जो उसका मूल्य है वह नहीं मिल पाएगा। तो इस दिशा में बहुत प्रयास करने की जरूरत है। चंदौली बाबा काशी विश्वनाथ धाम से सटा हुआ जनपद है। कहते हैं कि बनारस ऋषियों की धरती है, तो चंदौली कृषियों की धरती है। जब शायद आपका जन्म हुआ होगा तो उस समय चंदौली न रह करके बल्कि बनारस का ही पार्ट हुआ रहा होगा।
चंदौली को बनारस से अलग कर देने पर आप चंदौली को विकास के रास्ते पर इस डबल इंजन की सरकार में कहां खड़ा पा रहे हैं? देखिए, जब भी कोई नया जनपद सृजित होता है तो उसके पीछे जो भावना होती है वो यही होती है कि अगर छोटा हिस्सा होगा तो हम ज्यादा व्यापक उस पर काम कर सकेंगे, एक इंटीग्रेटेड तरीके से उस पर काम। लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि कभी कभी पॉलिटिकली कोई सक्षम व्यक्ति आता है तो उससे उस क्षेत्र का विकास और फास्ट हो जाता है। तो चंदौली जनपद अलग तो जरूर हुआ, लेकिन उसका बनारस से अलग होने का एक दुष्परिणाम ये भी देखना पड़ा है, क्योंकि सशक्त नेतृत्व हमें नहीं मिल पाया। जैसे अभी आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, तो शायद अगर बनारस में रहा होता तो इसका विकास किसी अन्य स्केल पे हुआ होता, जैसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम ये जरूर कहेंगे कि ऐसा भी नहीं है कि उपेक्षित हुआ है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने आधारशिला रखी न्यायालय की स्थापना, और जनपदों के लिए भी अब काफी काम होने लगा है, वन डिस्ट्रिक्ट की बात होने लगी। लेकिन अभी बहुत काम अधिकारी स्तर पे बाकी है। अभी एग्रीकल्चर विभाग को बहुत थॉरली एक्टिवेट करने की जरूरत है, और किसानों को भी अंडर वन रूट सोल्यूशन चाहिए। अभी हम वो नहीं दे पाए। मैं तो अनुरोध करूंगा शासन से भी और प्रधानमंत्री से भी कि प्रत्येक जनपद में कम से कम अंडर वन रूट सोल्यूशन जैसे होता है कि उसके पास एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट भी हो, उसके पास वहाँ पे बैंक के ऋण की सुविधा भी हो, उसको वहाँ पे जो साइंटिफिक इनोवेशंस हो रहे हैं उसकी भी जानकारी हो। एक इस तरह का चीज, अगर कृषि प्रधान जनपद है तो कम से कम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इस तरह की सुविधा होनी चाहिए। हालांकि अभी फिशरीज के बारे में बड़ा अच्छा चंदौली में काम हुआ है, लेकिन मैं देखता हूँ कि अभी वो कनेक्ट नहीं हो पाया है, अभी वो जन साधारण में नहीं आ पाया है। बिल्डिंग भी बन गई है, साइंटिस्ट भी आ गए हैं, फोकस्ड भी है, और वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन जब तक वो जनता तक उसका मैसेज न जाए, जनता उससे कनेक्ट ना हो, तो ये वन वे ट्रैफिक से नहीं होगा, इट शुड बी टू वे ट्रैफिक। तो उसकी जरूरत है, उसकी संभावनाएं बहुत हैं, और सरकार को इस पे सोचना चाहिए कि अंडर वन रूफ एग्रीकल्चरल सोल्यूशंस को वो रखें। आप शासन में भी सर रहे हैं और अब एज ए किसान के तौर पे भी जनपद में सेवा दे रहे हैं। अभी चंदौली जनपद में ही एक विंध एक्सप्रेसवे बन रहा है, शायद आपके संज्ञान में होगा, और कंदवा क्षेत्र एक पड़ता है आपका सैयद राजा जो कंदवा क्षेत्र लगता है, वहां के कुछ किसान हैं जो विंध एक्सप्रेसवे बनने में उनकी जो उपजाऊ जमीन है वो उसमें जा रही है। अब आपसे ये सवाल ये पूछना है कि वो बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं, बार बार शासन स्तर तक ये बातें पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाए, क्योंकि उपजाऊ जमीन अगर चली जाएगी तो फिर ये धान का कटोरा नहीं कहा जा सकता। उस स्थिति में वो किसानों की बात शायद शासन स्तर तक पहुंच नहीं पा रही है, या शासन स्तर की ऐसी कौन सी मजबूरी हो जाती है कि उनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है, और वो अपने बड़ा कष्ट में इस समय वो किसान है। उनके लिए आपकी तरफ से क्या होगा ताकि ये बात उन किसानों के हित में हो और खेती उपजाऊ वाली बच सके? देखिए, ये तो निश्चित ही सरकार को देखना चाहिए। विकास भी जरूरी है, लेकिन विकास के साथ साथ जो वहां की जो बायोडायवर्सिटी है, जो इकोनॉमी है, जो स्ट्रक्चर है, उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। अब तो इतने संसाधन मौजूद हो गए हैं कि जो भी अलाइनमेंट आप एक्सप्रेसवे का बना रहे हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको ऐसे बैरन लैंड पे, ऐसे एरिया से लेके चलें जिससे कि कम से कम कृषि योग्य भूमि लेनी पड़े, उसकी हानि हो। तो एक तो शासन स्तर पे ये किया जा सकता है कि उसके अलाइनमेंट को रीडिजाइन किया जा सकता है ताकि उसका नुकसान ना हो। लेकिन यहाँ मैं किसानों के लिए भी कहना चाहूंगा कि जितनी उर्वरा जमीन है आप उसका उपयोग भी कहाँ कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है ये बताते समय कि इतनी उर्वरक जमीन है चंदौली जनपद में, गांव-गांव में उसकी मिट्टियां खोद के निकाली जा रही। अगर किसान इतना चिंतित है तो किसान ने ये बात क्यों नहीं प्रशासन से उठाई कि ये जो हमारा जो
तमाम ईंटे के भट्ठे और ये हमारी जो उर्वरा जमीनों की जो मिट्टियां निर्बाध रूप से इलीगल लीगल तरीके से निकाली जा रही, इसमें भी तो किसान को चिंतित होना चाहिए। तो किसान की चिंता मुझे समझ में तो आती है, और शासन को भी देखना चाहिए कि भाई किसान का इस तरह की उर्वरा जमीन का नुकसान ना हो, लेकिन किसान को भी देखना होगा कि वो अपनी उर्वरा जमीन के लिए कर क्या रहा है, वो कहाँ अपने उत्तरदायित्व में खड़ा है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई चंदौली का किसान उस दायित्व के, बहुत कम संख्या में लोग, हमारा ख्याल है कि मेरे गांव में मेरे अलावा तो शायद ही मैं देखता हूं कि किसी को कोई रुझान हो। हमारे अगल बगल में जमीनों में मिट्टियां निकल रही, बेतहाशा ट्रैक्टर और ट्रॉली और ये सब लगा करके ढोए जा रहे हैं। घर के लिए पता नहीं अनुमति मिली है कि नहीं मिली है, वो भट्टों को ढोए जा रहे हैं। तो ये क्या प्रशासन को समझ नहीं और किसान को समझ नहीं, इसमें किसान की भी गलती है। किसान को भी अपनी जमीन का आदर करना चाहिए, और सरकार को भी ये देखना चाहिए कि किसान की जमीन जो है अनावश्यक इस तरह के विकास में, अंधे विकास में न किया जाए। मैं आपका ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करूंगा कि हम लोग के गांव के सामने 4 लेन सड़क गई है, लेकिन एक भी पौधा नहीं लगाया गया। कॉस्मेटिक प्लांटेशन बीच में हुए हैं, लेकिन जो उसके ग्रीन जो हरी पत्ती काटी गई, जो इतने हरे पेड़ काटे गए, कहीं भी हम नहीं देते फॉरेस्ट विभाग की तरफ से कोई जमीन दी गई हो वहां प्लांटेशन हो रहा। ये कितनी बड़ी इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। जबकि हाल ही में अभी पर्यावरण दिवस मनाया गया है। तो चाहूंगा कि आपके माध्यम से कि इस बात को एनजीटी में आप ले जाए कि सड़क बन गई, विकास हो गया और पेड़ गायब हो गए। वन विभाग ने लाखों करोड़ों रुपए का लकड़ी इकट्ठा करके बेचा होगा या बेचेंगे, और पौधा एक नहीं लगाए। तो इसमें भी फोकस होना चाहिए। चंदौली में आप रह रहे हैं, तकरीबन विगत 16 से आपका निज निवास ये बन चुका है, और जिस ब्लॉक अंतर्गत आप आते हैं उस ब्लॉक को भी अति पिछड़ों में गिना जा रहा है। इस अति पिछड़े जनपद को, इस जनपद के अति पिछड़े ब्लॉक को आगे बढ़ने के लिए ऐसे कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? क्योंकि आप शासन में रहे, इसलिए आपसे इस प्रकार के सवाल पूछना जायज बनता है। कैसे प्रयास यहाँ के आला अधिकारियों को और यहाँ के लोगों को करना चाहिए ताकि ये जो ब्लॉक है अति पिछड़ों की गिनती से निकल करके बाहर अगड़ों की गिनती में शामिल हो सके? देखिए, इसके लिए एक विमर्श की जरूरत है, जिसमें स्थानीय लोग, समझदार लोग, और जिनको भूगोल का ज्ञान हो, इतिहास का ज्ञान हो, जो आर्थिक इक्वेशंस को समझते, ऐसे लोगों की एक विमर्श करने के लिए कमेटी बननी चाहिए, जो पहले तो ये देखें कि हमारी संभावनाएं क्या हैं, और फिर उन संभावनाओं पर व्यापक चर्चा करने के बाद हमारे संसाधन क्या हैं और हमारे विकास की दिशा क्या है। प्रत्येक जिले के लिए, सिर्फ चंदौली जनपद के लिए नहीं, प्रत्येक जनपद के लिए है कि आपके पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि आप करना क्या है, आपके पास क्या परिस्थिति। चूंकि मैं अधिकारी रहा हूं, तो जब भी हमको कोई काम करना होता है तो हम उनके सभी पार्ट्स का अध्ययन करते हैं। क्या लिमिटेशंस हैं, क्या कमजोरियां हैं, क्या असुविधाएं हैं, ये हमें बैठ करके तय करना होता। और ये तो बहुत मुश्किल नहीं है। उस जमाने में तो पैमाइश और ये चीज को करना मुश्किल था। आज तो हमारे पास इतने साइंटिफिक गैजेट्स हैं कि हमें बहुत समय नहीं लगना। तो हमें अपने लक्ष्य निर्धारित करने होंगे, अपनी सीमाएं निर्धारित करने होंगी, अपने संसाधन और सामर्थ्य को देखना होगा। और मैं समझता हूं कि चंदौली जनपद में अद्भुत किसान, मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो नौजवान लड़के हैं और जो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, और उनके में बड़ी जिज्ञासा है काम करने की। बस उन्हें एक अच्छे मंच की, एक ट्रांसपेरेंट मंच की जरूरत है। और खासतौर से जो उच्च अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, इनको उससे डायरेक्ट अपने को जोड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल को समय दिया और अपने वक्तव्यों में आपने चंदौली के वासियों के लिए जो बातें रखी हैं उनको पहुंचाने, उन बातों को हम लोग जनता स्तर तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हम लोगों के बीच संयुक्त निदेशक पद पर कार्य कर चुके अखिलेश मिश्रा जी और बलभद्र ऑर्गेनाइजेशन के संचालक, जिनकी बातों को आपने हमारे चैनल के माध्यम से सुना। बने रहिएगा हमारे साथ। हम ऐसे ही चंदौली की धरा पे जो भी ऐसे विभूति होंगे जो जनपद स्तर को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ यहाँ के किसानों की
क्षमता को और साथ ही साथ यहाँ के किसानों को जो है कि जो भी लाभप्रद चीजें मिल सके, ऐसी जानकारियां हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक लाते रहेंगे। कैमरा पर्सन आनंद के साथ धनंजय ओझा, एनर्जी टाइम्स, चंदौली।